धन्यवाद सभापति महोदय। अभी हमारे साथी के द्वारा, विंसेंट पाला जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया कि जिला परिषद और जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों के गठन में इसके उपयोजन में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। इस संबंध में उन्होंने अपनी बातें पिछली बार भी रखी और आज भी रखी। सभापति महोदय, संविधान की जो 6वीं अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और ये व्यवस्था देश के अन्य हिस्सों के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनकी व्यवस्थाओं से ये अलग व्यवस्था है। जो स्वायत्तशासी जिला परिषदें हैं उनको अधिक स्वायत्तता व शक्तियां प्रदान की गई हैं, वही इस अनुसूची की विशेषता भी है। हमारे ये जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, असम में चकमा, डिमासा, कचारी, गारो, हाजोंग, हमार, खासी, लाखेर, मिकिर, पाबी, सिंथेंग, बोरो, देओरी, होजाई, कचारी, सोनवाल। मेघालय में बोरो, कचारी, चकमा, डिमासा, कचारी, गारो, हाजंग, हमार, खासी, कोच, कुकी, लाखेर, मान, मिकिर, पावी, रावा, शितेंग। और मिजोरम में चकमा, डिमासा, गारो, हाजंग, हमार, खासी, जैंतिया, कोई कुकी, मिकिर, कोई मिजो, पावी और सितेंग। त्रिपुरा में भील, भुटिया, चकमा, गारो, हलाम, खासिया, कुकी, लेपचा, लुसाई, माघ, मुंडाकोर, नुआतिया, ओरांग, रियांग। माननीय सभापति महोदय, जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है, जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय, उस समय आसाम पूरा एक राज्य था। बाद में फिर 7 सिस्टर्स के रूप में उसको अलग अलग राज्यों का गठन हुआ। अभी सिक्किम को भी उसमें शामिल किया गया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिर इसको अष्टमूर्ति का नाम दिया। ऐसे ये 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के माने जाते हैं और इसमें जो परिषदों का गठन किया गया कि जो स्वायत्तशासी जिला परिषदें हैं इनको अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान की गई, वही इस अनुसूची की विशेषता है। इस समय कर्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी जिला परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्तशासी जिला परिषद, वोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, गारो स्वायत्तशासी जिला परिषद, खासी स्वायत्तशासी जिला परिषद, जैंतिया स्वायत्तशासी जिला परिषद, त्रिपुरा स्वायत्तशासी जिला परिषद, लाई स्वायत्तशासी जिला परिषद, मारा स्वायत्तशासी जिला परिषद एवं चकमा स्वायत्तशासी जिला परिषद जैसे प्रमुख नाम हैं जो कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को इन जिला परिषदों व क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों के उपयोग की शक्तियां प्रदान करता है। माननीय सभापति महोदय, इसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में ज्यादा नियंत्रण व अधिकार रखते हैं तथा राज्य के राज्यपाल और राज्य सरकारों से भी ज्यादा शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं। ये परिषदें भारत सरकार से डायरेक्ट अनुदान प्राप्त करती हैं, जिससे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें तथा राज्यों पर नियामक शक्तियों का भी प्रयोग करती हैं। अब पैसा तो वहां पर हो जाता है, लेकिन उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था जिला परिषदों के द्वारा जो है ना वो किया जाना जो है ना वो आवश्यक है। क्योंकि जब तक इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक पूर्वोत्तर का जो युवा है उस युवा को जो शिक्षा, रोजगार और बाकी क्षेत्रों में जो बढ़ने का जो अवसर मिलना चाहिए वो उससे वह वंचित हो जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और हमारी सरकार ने जो सबसे पहला जो प्रयास वहां पर किया, शांति समझौते का जो प्रयास वहां पर किया गया, वो हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। अब वहां पर बोडोलैंड, कर्बी आंगलोंग, डिमा साहब और जो अलग अलग जो पृथकतावादी ताकतें हैं जिनके कारण से विकास की गति बाधित होती थी, और इस संबंध में हमारी सरकार ने प्रयास किया और वो प्रयास रंग लाए और वहां पर जो एएनबीसी आगे आई और उसने हिंसा छोड़ने की बात कही। और उसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि बैठे, वहां राज्य सरकार के प्रतिनिधि बैठे और एएनबीसी के बीच बैठ करके समझौता हुआ और आज वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ में जुड़कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ये एक अच्छा मार्ग हो सकता है, ये एक अच्छी मतलब गति प्रदान करने वाला मार्ग हो सकता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने
शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्ट्री अलग से बनाई थी, और उसके बाद फिर डोनर मिनिस्ट्री का जो उनके समय में जो निर्माण कार्य किया गया, तो डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, अब त्रिपुरा में आज रेल पहुंच रही है, अरुणाचल में रेल पहुंच रही है, मिजोरम में रेल पहुंच रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यह शुरुआत की गई और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको गतिशीलता प्रदान की। आज नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में वो सरकार जो है ना, रेल लाइन बिछाने के लिए जो है ना, गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रही है। ये रेल की लाइनें जब बिछेंगी, रेल की पटरियां पर बिछेंगी, रेलें जब वहां पर दौड़ेंगी, तो नॉर्थ ईस्ट में वहां पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे, वहां पर शिक्षा के अवसरों का उसको बढ़ावा मिलेगा। नौजवानों को जो है ना, जो अभी शिक्षा के लिए दिल्ली आना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, तो वहां का नौजवान यहां नहीं आएगा, बल्कि शिक्षा के समुचित अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है। और इस हिसाब में हमारे जो पूर्व हमारे युवा एवं खेलकूद मंत्री थे, आसाम के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और उन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा वहां पर नॉर्थ ईस्ट में की, और कुछ ही समय में उस दिशा में गांव जो है ना, गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ने वाला है। अभी हमारे मानी साथी जी बोल रहे थे, इतने सालों से विकास की बात तो कही जा रही, विकास के साथ बात तो कही जा रही, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो विकास अगर रुका रहा, पैसा वहां पर जाता रहा और विकास अगर नहीं हुआ, तो उसके लिए जिम्मेवार लोग कौन है? जिम्मेवार लोग वो हैं जिनके हाथों में भागदौड़ थी, सत्ता की भागदौड़ थी, सत्ता की कमान जिनके हाथों में थी। अभी हमारे सुनील जी यहां पर बैठे हैं, हमें रविंद्र जी यहां पर बैठे हैं, आज सरकार में हम लोग आए हैं, लेकिन वहां पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देश के बाकी राज्यों के साथ में सामाजिक समरसता, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ सबका विकास, और इसके लिए बरसों पहले सामाजिक समरसता के भाव को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई। वहां के नौजवान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमें याद आ रहा है, इस लोकसभा में बहुत सारे हमारे साथी होंगे जब 1981 अश्विनी चौबे जी यहां पर बैठे हैं, 1981-82 में आसाम के जजेट फील्ड पर और पूरे देश से नौजवान चल पड़ा था कि मुंबई हो या गुवाहाटी, पटना हो या गुवाहाटी, भोपाल हो या गुवाहाटी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान अपना देश अपनी माटी, इस बात को लेकर गुवाहाटी की तरफ चल पड़े थे। वहां पर विदेशी घुसपैठ के खिलाफ आसाम में जो आंदोलन चल रहा था, पूरे राज्य की जनता जो है ना उद्वेलित थी कि विदेशी घुसपैठ के कारण उनकी जमीन जा रही थी, उनके अधिकार छीने जा रहे थे, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। तब सारे देश के नौजवानों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का हमारे जो जनता है, वहां का जो हमारा नौजवान है, हम उससे अलग नहीं हैं। वो संकट के क्षणों में पूरा देश उनके साथ में है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान सारे देश में, और वहां पर जजेट फील्ड पर गए। उस समय सरकार किनकी थी? रविंद्र जी हमारे जानते। उस समय हम सभी को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके हम लोगों को ले जाकर मेघालय के जंगलों में छोड़ा गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेघालय के जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो हमारे बंधु थे। पहले तो उनको समझ में नहीं आया लोग कौन आए, भाषा का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, लेकिन बाद में किसी तरह से जब हमने उनको बात की और उनको जब ये मालूम पड़ा ये तो देश के विभिन्न अंचलों से नौजवान आए हुए हैं, और जो विदेशी घुसपैठ इस क्षेत्र में हो रही है, उस विदेशी घुसपैठ के खिलाफ जो है ना अपनी आवाज उठाने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं। तो वो अपने अपने खेतों से जो है ना फल तोड़कर लाए, हम लोग को फल खिलाए, और इसके बाद वापिस हम लोग आए, गुवाहाटी लौट कर आए। गुवाहाटी में उस आंदोलन को हम लोगों ने वहां पर गिरफ्तारी दी गई थी, वहां से पर हम लोग वापिस आए। लेकिन ये लड़ाई केवल आसाम की नहीं थी, ये लड़ाई समूचे देश की थी। आसाम की एक घटना को और मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में एक रानी गुइडालो हुई। रानी गुइडालो ने आदिवासियों के क्षेत्र में कितना काम किया। नागालैंड की रानी थी। हम तो समूचे नॉर्थ ईस्ट को एक ही मानते हैं, आप अलग अलग मानते, पर हम लोग तो कहते हैं कि मुंबई हो या गुवाहाटी, पटना हो या गुवाहाटी, कन्याकुमारी हो या गुवाहाटी, ये टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। हम तो समूचे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक एक है। और रानी गुइडालो ने इसी भावना के साथ में काम किया, और उनको जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है तत्कालीन जो सरकारें रही, उन सरकारों ने उनको उतना सम्मान नहीं दिया। से बोल रहे हिंदुस्तान में आजादी का लड़ाई में पहले जो तिरंगा झंडा लहराया वो नॉर्थ ईस्ट में है। हम भी पूरी हिंदुस्तान को एक समझता है। जो इम्फाल में वहां पे कौन थे? चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थे हम पहला ये इंग्रज के झंडा वहां पे फैलाया।
बहुत अच्छा, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। रानी गुइडालो ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और फिर आदिवासियों के विकास के लिए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। नॉर्थ ईस्ट के अनुसूचित जनजातियों के विकास के मॉडल के रूप में जो है ना, उनकी पहचान जो है ना, उनको जाना जाता है। जनजातियों को आपस में जोड़ने का काम उनके द्वारा किया गया। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग उपजातियां हैं, बहुत सारी अनुसूचित जाति की जो उपजातियां हैं, उन सबको एक सूत्र में माला के रूप में पिरोने का काम उनके द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनका व्यापक रूप से उनको सम्मान दिया और उनको आज भी जो है ना, मैं कहना चाहता हूं कि जो काम उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति को आपस में जोड़ने का काम किया गया था, आज नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग टुकड़ों में जातियां बट रही हैं, इस बात की आवश्यकता है कि उन सारी जातियों को आपस में जोड़कर और राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ में जोड़ने का काम किस तरह से किया जाए, इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। उनको विकास की एकता के बारे में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। आप लोग केवल नागालैंड की बात करते हैं या मिजोरम की बात करते हैं या आसाम की बात करते हैं या त्रिपुरा की बात करते हैं। अब मध्य प्रदेश से एक डॉक्टर नहीं जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं जाती है, और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए 10 साल का जो अपना कमाई का जो पूरा पैसा लेकर वो नॉर्थ ईस्ट में जाती है और वहां पर लकड़ी, बांस और मिट्टी से लेकर एक वहां पर अस्पताल बनाती है और वहां पर जनजातियों के बीच में रहकर, घोर जंगल में पहाड़ी के ऊपर रहकर, वो वहां अनुसूचित जनजाति के जो हमारे आदिवासी बने हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे, उनकी सेवा करती हैं। और सेवा ऐसे स्थान पर जहां पर एक पहाड़ी पर वो अस्पताल है और दूसरे पहाड़ी से शेर की दहाड़ सुनाई देती थी। अब वहां पर जो मिशनरियां थी, मिशनरी के लोगों को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि कोई मतलब इस तरह से डॉक्टर नहीं आकर और इस तरह का सेवा का भाव कर रही है, उनको लगा ये तो धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और एक दिन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मिशनरी के लोग उस अस्पताल में आग लगाने के लिए जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो उनके परिवारों की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लेकर उस अस्पताल के आगे आकर बैठ जाती हैं कि अगर इस अस्पताल में आगे लगाना है, उस डॉक्टरनी को मारना है, तो पहले हमको मारना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे बच्चे हमारी गोद में अगर सुरक्षित हैं, हम अगर स्वस्थ हैं तो केवल इस डॉक्टरनी के कारण स्वस्थ हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करती हुई वो डॉक्टरनी जो है ना, सेवा के क्षेत्र में जब गई तो अपनी नौकरी करते हुए 3 साल की छुट्टी लेकर और जाकर उसने जाकर वहां पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जाकर ये काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता इस तरह के कामों से ही बढ़ेगी। हम इस दिशा में क्यों नहीं सोचते हैं? हम केवल जो है ना, हम अपने जो अनुसूचित जनजाति के हमारे जो बंधु हैं, उन बंधुओं को मैं जानता हूं, उन बंधुओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है, वहां पर विकास की आवश्यकता है। और विंसेंट पायलट जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बातों से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके साथ ही साथ इतने सालों से जो विकास उनका रुका हुआ है, उस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि क्यों जो है ना, इतना सारा पैसा देने के बाद, इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद वो विकास वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? विकास की गतिशीलता में बाधा कहां से आई है? और इसके बाद में सोचने की आवश्यकता है। अब वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रयोग किया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को लाकर देश के अन्य राज्यों में उनको अलग अलग घरों में ले जाकर उनको ठहराना, ताकि वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, वहां के परिवारों में जाकर रहें, वहां की संस्कृति को जाने, वहां के खान पान को जाने, वहां के लोगों के साथ में मिक्सअप हों। और वहां के नॉर्थ ईस्ट के जो विद्यार्थी यहां पर आए तो देश के बाकी राज्यों के लोग भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो कला है, वहां की जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में भी हम लोग जान सकें। वो जो प्रयोग किया गया कि भारत मारो देश, उस भारत मारो देश योजना के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी यहां पर आते थे और यहाँ की कला संस्कृति को जानते थे, यहाँ के खान पान को जानते थे। जब परिवारों में रहते थे तो उनके अंदर एक भावना का निर्माण होता था कि हम भारत के अविभाज्य हिस्से हैं, हम भारत के अविभाज्य अंग हैं, हम अलग नहीं हैं। और यही बात बरसों से हम करते चले आ रहे हैं, बरसों से करते चले आ रहे हैं। आज केवल हम सत्ता में आए हैं केवल इस कारण से नहीं, बल्कि इस काम को हम बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। मैं हमारे अभी उड़ीसा के हमारे साथी चले गए, मैं उड़ीसा का भी उल्लेख करना चाहता हूं। और उड़ीसा में एक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, अच्युतानंद सामंत जी उसको चलाते हैं, और जिसमें लगभग 25,000 जो है ना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, उनको वो निःशुल्क खाना पीना शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज से और मेडिकल कॉलेज से जो पैसा आता है वो देश भर से, और ऐसे जो गरीब बच्चे हैं अनुसूचित जनजाति के, उन बच्चों को शिक्षा देने का, संस्कार देने का काम, मैं तो प्रणाम करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को।
उनके ऐसे कार्य के लिए आज वास्तव में ऐसे महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो बगैर किसी मतलब प्रचार प्रसार के, बगैर किसी मतलब राजनीतिक लोभ के, और हमें समाज के लिए कुछ करना है, उस वंचित वर्ग के लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है जिनके लिए सही मायने में वास्तव में आवश्यकता है। इस तरह का काम करने वाले अच्युतानंद जो सावंत जी हैं, उन सावंत जी का मैं सम्मान करता हूं। और जी धन्यवाद। तो ये भी एक मार्ग हो सकता है कि जो है ना, कि उनको जो है ना देश के बाकी राज्यों के साथ में, देश के साथ में जोड़ने के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं। अब अरुणाचल की बात करते हैं। अरुणाचल में एनएचपीसी ने जो है ना वहां पर थर्मल पावर के, हाइड्रो पावर के लिए वहां पर उसने सर्वे किया। उस सर्वे करने के बाद फिर वहां की सरकार ने जो है ना वो प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट एजेंसी को जो है ना वो काम दे दिया। अब वो काम उनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया जा रहा है और उसकी लागत भी बढ़ गया। वापस उनसे कहा जा रहा है कि एनएचपीसी वाले उसको काम को प्रारंभ कर दें, तो उसकी लागत इतनी बन गई, प्रोडक्शन उसका इतना महंगा हो गया कि अब वो लाभ का काम नहीं रहा। तो उस समय जब उनसे सर्वे कराया गया था तो उनको ही काम क्यों नहीं दिया गया। इस तरह की जो बातें जो है ना, इनकी दिशा में जो है ना वो सोचने की आवश्यकता है कि हमारा जो है ना नॉर्थ ईस्ट जो है ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इन अनुसूचित जनजाति के लोगों को और इतने सालों से जो उनको विकास की दौड़ में आज तक तो पिछड़ रहे हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए आपने जो 30 उसमें जो आपने कहा कि 30 से जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसकी जो संख्या है 30 से बढ़ाकर उसको 40 बनाने की बात की आपने। फिर ट्राइबलों को माइंस और मिनरल्स में जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत लाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके संबंध में आपने बात कही। अब जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास आप विकास के मार्ग में हम आपके साथ में, लेकिन रास्तों को जो है ना उनको अगर हम मापदंड करें तो इलेक्ट्रिसिटी से उनका मापदंड निकालें, सड़कों से उनका मापदंड निकालें। आज नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सड़कों का जाल उतना क्यों नहीं बिछ पाया 70 साल में, इसके लिए कौन दोषी है। पैसा कर गया, उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हुआ। फिर इलेक्ट्रिसिटी की जितनी होना चाहिए थी वो उतनी क्यों नहीं है। अरुणाचल इतनी इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में इतनी हो सकती है, त्रिपुरा में इतनी हो सकती है कि वहां पर इतनी पैसा हो सकती है कि जिनके मतलब बाकी राज्यों के लिए नहीं। तो भाई मैं कह रहा हूं कि बाकी राज्यों को बेच के आप जो है ना उस पैसे को जो है ना अपने राज्य के काम में, विकास में ला सकते हैं। तो इस दिशा में जो है ना सोचने की आवश्यकता है। और वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो संस्कृति है, अलग अलग जाति, जैसे मैंने अलग अलग राज्यों की अलग अलग जातियों का उल्लेख किया, सबकी अपनी एक अलग अलग भाषाएं हैं, सबका अपना अपना पहनावा है, सबका अपना निर्माण कार्य है। और उनके चादर अलग अलग बनते हैं, उनके पहनने के कपड़े अलग अलग कलर के बनते हैं, उनके जो सिर पर वो कलगी लगाते हैं वो कलगी भी अलग अलग तरह से लगाते हैं। और उससे उनकी पहचान होती है कि ये किस जाति के, और उसमें उस जाति में भी किस उपजाति के हैं, उसको वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सबको जो है ना वहां तक नहीं, बल्कि जिस तरह से दिल्ली हाट का आयोजन होता है और बाकी जो राज्यों की जो है ना हस्तशिल्प इनका प्रदर्शन होता है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्यों की कला और संस्कृति को देश में बाकी राज्यों से अवगत कराने के लिए अलग अलग जो राज्यों के जो राजधानियां हैं, कभी अहमदाबाद में, कभी भोपाल में, कभी बेंगलोर में, कभी चंडीगढ़ में, कभी जयपुर में, कभी मुंबई में, ऐसे वहां पर हमारी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी हमारे, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, खान पान से अवगत कराने के लिए और विशेष तरह के इस तरह के मेलों का, प्रदर्शनियों का आयोजन करने की आवश्यकता है, ताकि वो भी देश को जान सके और सारा देश भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे आदिवासी बहनें हैं, उनकी कला संस्कृति, उनके खान पान को जा सके। अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं और कई बार इस तरह के समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए दृश्य आते हैं कि उनके साथ में जो है ना दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ कोई घटना हुई, हमारा मन दुखी हो जाता है, सभी का मन दुखी हो जाता है। क्यों? वो उनका जितना यहाँ के बच्चों का अधिकार यहाँ के यूनिवर्सिटी पर है, यहाँ के शिक्षा संस्थानों पर है, उतना ही अधिकार नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उतना ही अधिकार उनका भी बनता है कि वो यहाँ पर आकर, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे कोटा में हो, वहां के शिक्षा संस्थानों में रहकर पढ़ाई करने का उनका भी उतना हक बनता है। लेकिन इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी क्यों नहीं मतलब इस तरह के प्रयास किए गए कि नॉर्थ ईस्ट में जो ना, जो आज सर्वनंद सोनोवाल जी ने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे खोले जाने की शुरुआत वहां पर कर रहे हैं, ऐसे प्रयास वहां पर किए जाने चाहिए ताकि देश के बाकी राज्यों के विद्यार्थी और शिक्षा का अध्ययन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट जाए, ना कि नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को आना पड़े, बल्कि मुंबई का, कोचीन का
और राजस्थान का और मध्य प्रदेश का भी विद्यार्थी जिस दिन नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने के लिए जाएगा उस दिन सही मायने में, और हमारा जो हम जो छठे अनुसूची के माध्यम से हम इस वर्ग के हमारे बंधुओं के विकास की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, उस दिशा में मैं समझता हूं कि वो हम तभी सही माने उसको हम मान पाएंगे। अब वहां पर मिनरल प्रचुर मात्रा में है, नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन की बहुत ही अपार संभावना है। मेघालय में जो झरना निकलता है उसको और सेवन सिस्टर्स के नाम से वो जाना जाता है, बड़ा ही सुंदर रमणीक स्थल है। और मैं समझता हूं कि नॉर्थ ईस्ट अपने देश का स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। जहां कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहीं नॉर्थ ईस्ट भी हमारे देश का स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। इतना अपार प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर बिखरा पड़ा है कि एक बार जाने के बाद वहां पर बार बार जाने की इच्छा होती है। तो वहां पर मिनरल्स के क्षेत्र में जो उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, चाहे वो शासकीय स्तर पर हो, निजी क्षेत्र के भी। जब वहां पर उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा, वहां का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास होगा, और जब पर्यटन के माध्यम से वहां के हमारे लोगों को जो है ना रोजगार के नव अवसरों का सृजन होगा। वहां के इस तरह के स्थानों को चिन्हित करके, कभी चेरापूंजी को अकेला जाना जाता था कि चेरापूंजी जो है ना वहां पर खूब ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अब वहां बारिश नहीं होती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे स्थान हैं पर्यटन की दृष्टि से कि हमारी जो लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, उन स्टैंडिंग कमेटियों के माध्यम से भी, और अगर अलग अलग कमेटियों के जो चेयरमैन हैं उन कमेटियों के माध्यम से भी वहां पर नॉर्थ ईस्ट के लिए जहां जाएंगे वहां से लौटकर आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वो न केवल वो ही जानेंगे बल्कि देश के अन्य लोगों को भी अवगत कराएंगे। अब वहां पर हम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहां पर जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और फिर केंद्र के बीच जो कोऑर्डिनेशन जो है ना, उसमें जो है ना कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। और जिस चीज के लिए 6 शेड्यूल आया, जिन लोगों के जिम्मे दिया गया, वे सारी चीजें आज कहीं ना कहीं से उस पर जो है ना, उस पर पूरी मॉनिटरिंग करने की आज जो है ना आवश्यकता नजर आ रही है। अब ये नहीं तय कर पाते हैं कि कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी और कौन सा काम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगी। इसमें कोऑर्डिनेशन का जो काम है, कोऑर्डिनेशन करने का काम जो है ना बहुत आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर जो काम है उनका एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, और उस समय सीमा में कि ये काम 6 महीने के अंदर होगा और निश्चित समय सीमा में जो है ना उस काम को पूरा किया जाना चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रोल क्या होगा, स्टेट काउंसिल का क्या रोल होगा, सेंटर का क्या रोल होगा, ये भी देखने की आवश्यकता है। समझ में नहीं आता कि आपके यहाँ जो नॉमिनेशन की पद्धति है वहां जो कैसे निर्धारित हुई है, जहां 30 लोगों की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां 1 आदमी नॉमिनेट हो रहा है, और जहां 19 लोगों की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां पर 3 लोग नॉमिनेट हो रहे हैं। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, इनको कौन नॉमिनेट करेगा और किस तरह के लोग नॉमिनेट होंगे, इसका क्या क्राइटेरिया होगा। इसको क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनेगा या एमएलए कौन बनेगा, उसका तो एक क्राइटेरिया होता है और संविधान ने उसकी व्यवस्था करके रखी है। लेकिन आपके यहाँ कौन सदस्य होगा, इसके नॉमिनेशन का कोई क्राइटेरिया जो है ना वो निर्धारित नहीं है। हम जानते हैं कि 6 शेड्यूल उसके ट्रेडिशनल और कल्चर को रिजर्व करने के लिए बना है और उसकी संस्कृति को रिजर्व करने के लिए रखा है, लेकिन उसका एक सलाहकार बोर्ड जो है ना वो सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जो नॉमिनेशन करे। और दूसरा जो है ना फॉरेस्ट राइट का मामला है। अब इसको जो फॉरेस्ट राइट के मामले को कब वापस लिया गया था, कांग्रेस की सरकार ने इसे वापस लिया, जिसके कारण से और ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा समस्या हो गई। आप उसे खान और खनिज तक ले जा रहे हैं। खान और खनिज तो एक अलग चीज है, उसके लिए एक अलग बिल लाने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट उनका अधिकार है, जिसके कारण उनके यानी पिताजी उनके जो है ना परदादे जो है ना जिंदगी भर वहां पर रहते रहे, उस फॉरेस्ट में उनका अधिकार होना ही चाहिए। हम किस तरह के अधिकार बढ़ाएंगे। अब इंक्वायरी का पावर है। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं पूरे देश से अलग हैं, इसलिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि उस समय वहां की स्थितियों को देखकर वहां क्षेत्रीय परिषदों का, जिला परिषदों का गठन किया गया था और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, जिससे वहां की स्थितियों के अनुकूल, वहां की पहाड़ की जो वहां की स्थितियां हैं उनके अनुकूल वहां पर कार्य करके नियम बनाकर और वहां का विकास करने में सफल होंगी, वे काफी कुछ तक सफल भी रही हैं। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उनका सपोर्ट भी किया तथा समय समय पर संविधान में परिवर्तन भी होता रहा है, नियम भी बदलते रहे हैं और नियम बनते भी रहे हैं। और लेकिन अभी उनको और अधिकार संबद्ध बनाने की आवश्यकता है, उनको और संरक्षण देने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से ये जो आदिवासी क्षेत्र है उनके अलग अधिकार हैं और उनको जो है ना, उनको मिलकर जो है ना, केंद्र राज्य और इन सबको मिलकर जो है ना, उनको जो है ना मजबूत करने की आवश्यकता है।
और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, वैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय समितियां होती हैं, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है, हमारे यहाँ जनपद होती है, हमारे यहाँ जिला पंचायत होती है। लेकिन वहां पर जो है ना, वहां पर ग्राम पंचायतें नहीं है, वहां पर विकास खंड जनपद पंचायतें नहीं है, वहां पर जिला पंचायतें नहीं है। और उनका जो है ना, हमारे यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख होता है उनका चुनाव मेंबर्स द्वारा होता है और जो बीडीसी द्वारा चुना जाता है। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करने का काम आता है, तो जैसे क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र हैं तो वे जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए रुचि ली है और सरकार ने जिस प्रकार से देश में बाकी स्थानों पर विकास को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से योजनाएं बनाई हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए बनाई हैं। और क्षेत्रीय परिषदों को हम मजबूत करेंगे तो विकास की गति और भी ज्यादा तेज आएगी। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने रेल के बारे में बताया और फ्लाइंग कनेक्टिविटी के बारे में बताया कि हमारी सरकार ने फ्लाइंग कनेक्टिविटी के लिए, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय शुरुआत की गई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और फ्लाइट की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में इसको गतिशीलता प्रदान की है। और जहां मतलब ट्रेनें नहीं जाती वहां पर ट्रेनें पहुंचने की योजना बन गई है। अब जहां कभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सपना नहीं देखा था कि हम भी कभी ट्रेनें में बैठेंगे, वहां पर भी सरकार पहुंचाने के, हमारी सरकार ट्रेन पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा नॉर्थ ईस्ट प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, पर्यटन की अपार संभावना है और हमारी सरकार ने इस पर चिंता करने का काम किया है, पर्यटन के लिए योजनाएं बनाई हैं। आइए हम सब वहां विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ में कि नॉर्थ ईस्ट के 6वीं अनुसूची के इन क्षेत्रों में जहां के जो वहां के जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को जो है ना उद्योग लगाने की दिशा में हम लोगों को प्रेरित करें, और ताकि उस क्षेत्र से जो पलायन होता है वो पलायन होके वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, राजस्व बढ़ेगी, तो वहां का लोग जो है ना पलायन से भी रुकेंगे और क्षेत्र का विकास में भी होगा। और अगर इसके लिए सरकार किसी कारण प्रस्ताव अगर भेजती है तो सीधे जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद से प्रस्ताव मंगाकर विकास करने का काम करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो काम भारत हमारो देश और सबका साथ सबका विकास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस भावना को आगे लेकर जिस तरह से उनके द्वारा काम किया गया, अच्युतानंद सामंत जी के द्वारा किया गया, इस तरह के प्रयासों को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूं वो नॉर्थ ईस्ट के हमारे अनुसूचित जनजाति के जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, इन बंधुओं के उनकी संस्कृति को भी सुरक्षित रखने में, उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।